व्यापक परामर्श के माध्यम से सुझाव लेने की परंपरा शुरू की थी। इस वर्ष भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श और विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गई। हमने हरियाणा के माननीय सांसदों, इस प्रतिष्ठित सदन के माननीय सदस्यों और समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझाव और फीडबैक को बजट में शामिल करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीएसडीपी की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक रही है। वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62% रही है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्र की जीडीपी वृद्धि दर 4.58% ही रही है। फलस्वरूप राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 3.5% से बढ़कर के वर्ष 2022 में 3.86% हो गई है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 रुपये होने की संभावना है, जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 से में 1,47,382 रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,000 रुपये होने की संभावना है। राज्य के जीएसडीपी के क्षेत्रवार संरचना के रुझान ये दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 19.6%, 29.7% और 50.7% रहने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है। बजट में पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 57,879 करोड़ रुपए के परिव्यय, जो कि 31.5%, तथा राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़ रुपए, जो कि 68.5% है, का प्रस्ताव किया गया है। सरकार के बढ़ते पूंजीगत परिव्यय पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि हरियाणा उन 3 राज्यों में से एक है जिनका पूंजीगत परिव्यय बजटीय लक्ष्यों की तुलना में अधिक था, जबकि देश के सभी राज्यों का औसत लक्ष्य से 21.3% कम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई 2022 से जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि जीएसटी मुआवजा देने की 5 साल की अवधि जून 2022 में समाप्त हो गई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के उत्कृष्ट कर प्रशासन से कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व की कमी पूरी होने की उम्मीद है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है। मुझे राजस्व के स्रोतों के बेहतर प्रबंधन और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की उम्मीद है। इनमें से कुछ प्रयासों पर मैं बाद में अपने संबोधन में चर्चा करूंगा। मैं बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें 75,716 रुपए का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्तियों में जीएसटी, वैट, आबकारी एवं स्टाम्प शुल्क राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय करों का हिस्सा 11,164 करोड़ रुपए है और केंद्र से सहायता अनुदान 9,590 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 71,173 करोड़ रुपए अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले की तरह मैंने बजट आवंटन को
एसडीजी के संरेखित किया है। राज्य में लागू किए जा रहे एसडीजी की प्राप्ति के उद्देश्य से 1,83,950 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 1,20,958 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि 65.8% है। यह आवंटन उन स्कीमों के लिए किया गया है जो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजकोषीय मानकों को बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.29% रहा, जो कि जीएसडीपी के 3.5% की अनुमत सीमा के अंतर्गत है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के 2.96% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि अनुमेय सीमा के अंतर्गत है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 25.78% है, जो कि निर्धारित सीमा 33.3% की सीमा में है। वर्ष 2023-24 में ऋण स्टॉक जीएसडीपी का 25.45% प्रक्षेपित है, जो कि निर्धारित मानकों 33.1% से बहुत नीचे है। हम राजकोषीय विवेक के मार्ग पर आगे भी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि ये सतत आर्थिक विकास का एकमात्र रास्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर्याप्त पूंजी निवेश करके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह अनुमान है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आगामी वित्त वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजी निवेश करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काफी सुधार दिखाया है और कई उपक्रमों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2022-23 में लाभ में चल रहे सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने लाभ का 25% राज्य सरकार को हस्तांतरित करेंगे, ताकि सरकार के विकास लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दे सके। सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। न्यास निम्नलिखित का कार्यान्वयन करेगा। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले वर्ग सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना। छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपत्तियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के संशोधित दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। ये योजना भी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। मैं परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1.80 लाख अर्थात 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ये योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की मृत्यु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु से 1 लाख रुपए और 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपए होगी। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल है।
सरकार के सभी विभागों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए हरियाणा सार्वजनिक वित्त जवाबदेही अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया है। मैं सरकारी, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों जो सरकार से वित्तीय मदद लेते हैं में उचित प्रक्रिया का उपयोग करने, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए राज्य लेखा परीक्षा विभाग बनाने का प्रस्ताव करता हूं। जहां तक संभव होगा, आंतरिक लेखा परीक्षा फेसलेस मोड में इस उद्देश्य के लिए स्थापित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल को सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ऑडिट से जोड़ा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंबाला का एक लेखा परीक्षा अधिकारी पलवल में किए गए इंजीनियरिंग कार्यों पर हुए व्यय का लेखा परीक्षा कर सकता है। इससे सार्वजनिक व्यय में भी पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। डीबीटी हरियाणा का सीधे लाभ अंतरण पोर्टल सितंबर 2017 में परिचालन में आया था। डीबीटी पोर्टल पर 142 योजनाएं ऑनबोर्ड की गई हैं, जिनमें से 68 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और 84 राज्य की योजनाएं हैं। वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक लाभग्राहियों को 11,250 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया गया है। इस स्कीम के शुरू होने के बाद 36.75 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाने से 1182 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपीपी डाटाबेस में उपलब्ध डाटा का उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। 6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके, भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहा हो या नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपा गया है कि प्रत्येक युवा या तो शिक्षित हो या नौकरियों के लिए कौशल प्राप्त हो। 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को सौंपा गया है, ताकि इस आयु वर्ग के युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। 40 से 60 वर्ष तक की आयु की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग द्वारा की जाएगी। ये सरकार को राज्य के लोगों तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सेवा भाव से अपना दायित्व निभाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का राज्य की अर्थव्यवस्था में 18.5% का योगदान है। भारत के आर्थिक विकास में हरियाणा के किसानों का योगदान सभी जानते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसानों को 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आश्वासन देता है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 9 लाख से अधिक किसान नियमित रूप से पंजीकृत कराते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को व्यापक रूप से अपनाने से राज्य के लिए मेरा पानी मेरी विरासत, धान की बीज से सीधी बिजाई के लिए वित्तीय सहायता, तिलहन और दलहनों को बढ़ावा देने और बाजार भाव न्यूनतम मूल्य से कम होने पर सहायता देने के लिए भावांतर भरपाई जैसी कई अनूठी पहल करना संभव हुआ है। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सरकारी खरीद की मंजूरी के बाद 48 घंटे में भुगतान के अलावा किसानों को लाभ का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करने में सक्षम रही है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपए के अलावा किसानों की फसलों की खरीद के 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में जमा कराई है। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि कृषि में आय बढ़ाने के हमारे प्रयासों को मान्यता देते हुए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
हरियाणा सरकार राज्य में मोटे अनाजों की काश्त और खपत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। बाजरे की उत्पादकता में सुधार के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला भिवानी के गोकुलपुरा में एक पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा। क्लस्टर प्रदर्शन, संकर बीजों के वितरण, प्रमाणित बीज उत्पादन, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन से बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा विभिन्न उत्पादों के माध्यम से बाजरे की खेती की उत्पादकता, इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। गत वर्ष मैंने प्राकृतिक खेती पर एक नए कार्यक्रम की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। वर्ष 2022-23 में 2238 किसानों की पहचान की गई और 5906 एकड़ में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की गई, जबकि गत वर्ष के बजट भाषण में निर्धारित 2500 एकड़ का लक्ष्य रखा गया था। ये एक छोटी सी लेकिन उल्लेखनीय शुरुआत है। वर्ष 2023-24 में मैं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें से 6,000 एकड़ पर प्रदर्शन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल के घरोंडा में 2 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद और सिरसा के मांगियाना में 3 और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार उर्वरकों, कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी का समुचित उपयोग, ड्रोन इमेजरी के माध्यम से फसल स्वास्थ्य निगरानी, मृदा स्वास्थ्य निगरानी, स्थानीय क्षेत्र की बीमारी, कीट निगरानी और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के माध्यम से सटीक कृषि, जो जलवायु स्मार्ट कृषि की ओर अग्रसर होने में सक्षम बनाती है, पर बल देने का प्रस्ताव करती है। यह परियोजना सिरसा जिले में शुरू की जाएगी और परिणामों के आधार पर इसे अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कृषि गतिविधियों में किसान ड्रोन को अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन के प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। हरी खाद या ढेंचा की खेती मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है। मैं एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके अंतर्गत किसान को ढेंचा की खेती के माध्यम से हरी खाद अपनाने के लिए सहायता दी जाएगी। सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की लागत का 80% वहन करेगी और किसान को लागत का केवल 20% योगदान देना होगा। कम पानी की खपत के लिए धान की सीधी बिजाई हेतु 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। खरीफ 2022 में 72,000 एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बुआई के तहत लाया गया और 29.16 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थी को दी गई। इससे राज्य में 31,500 करोड़ लीटर पानी की बचत हुई है। मैं वर्ष 2023-24 में धान के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बिजाई के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित करता हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के आह्वान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राज्य के किसानों ने एक्टिव फायर लोकेशन में पराली जलाने की घटनाओं में 48% तक की कमी की है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से सराहना हुई है। एक अनूठी पहल के तहत सरकार किसानों को प्रोत्साहन सहित निर्धारित सेवा क्षेत्र में नामित एजेंसियों द्वारा धान की पराली के खरीद के लिए 1,000 रुपये प्रति टन और पराली प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1,500 रुपये प्रति टन की सरकारी दर से अधिसूचित करेगी। राज्य में थर्मल पावर प्लांट भी बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ पैलेट के रूप में धान की पराली बायोमास का उपयोग करेंगे। पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित 2G एथेनॉल संयंत्र चालू हो गया है और इथेनॉल उत्पादन के लिए धान की पराली का उपयोग करेगा। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती से मृदा में उर्वरकता बढ़ती है। मैं आने वाले सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने का लक्ष्य प्रस्ताव करता हूं। सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने का आश्वासन देती है। मृदा लवणता और जल भराव की बढ़ती समस्या ने कई जिलों में कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है। वर्ष 2022-23 के लिए ऐसी भूमि के सुधार के लिए 25,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 20,703 एकड़ क्षेत्र का सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी से सुधार किया गया। इस पर 29 करोड़ रुपए का परिव्यय हुआ है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए ऐसी 50,000 एकड़ भूमि के सुधार के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। इसे कृषि गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रमों, ताजे फल और सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करके पैक हाउस की स्थापना, किसान उत्पादक संगठन के गठन के माध्यम से बागवानी के अधीन क्षेत्र को दुगना और बागवानी उत्पाद को 3 गुना करना है। बेहतर मूल्य प्राप्ति और गुणवत्ता में सुधार के लिए नीलाम के माध्यम से शहद का विपणन करने के लिए राज्य में मधुमक्खी पालकों की सुविधा के लिए सरकार एक शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने और शहद व्यापार नीति तैयार करने का प्रस्ताव करती है। राज्य में कई बागवानी फसलों के लिए स्थापित उत्कृष्टता केंद्र बागवानी में प्रोत्साहक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्ष 2023-24 में मैं 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें से एक पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, दूसरा पिनंगवा नू में प्याज के लिए और तीसरा मुनीमपुर जज्जर में फूलों के लिए स्थापित होगा। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कई मंडियों के विकास और वर्तमान मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए पहल की है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 175 करोड़ रुपए की लागत से 78 एकड़ भूमि पर पिंजौर में स्थापित सेब, फल और सब्जी मंडी का 1 अप्रैल से परिचालन शुरू करने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन प्रस्तावित करता हूं। इस मिशन को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड संचालित करेगा। ये मिशन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के इच्छुक युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगा, चाहे मवेशी पालन, भेड़ बकरी और सुअर पालना हो। मैं ग्रामीण क्षेत्र में घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धति में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियंत्रण और निगरानी के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 7 पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक हैं जो पशुओं को उन्नत पशु चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करते हैं। कुरुक्षेत्र पानीपत में 2 पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है और एक चरखी दादरी में बनाने की घोषणा की है। 4 अतिरिक्त पशु चिकित्सालय क्लिनिक के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। पलवल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अंबाला में सरकार पालतू जानवरों को उन्नत नैदानिक और उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक वेटरनरी पेट क्लिनिक्स भी स्थापित करेगी। भिवानी जिले के सिवानी खंड की गढ़वा ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राज्य में गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु हैं। मैं बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं ताकि गौशाला में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत कई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को गोवर्धन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाने का प्रस्ताव है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने और किसानों को बेहतर रिटर्न देने के लिए सहकारी चीनी मिलों में केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अनुरूप एथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का निर्णय। 3 वर्षों की अवधि में 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि अनुमानित है। सरकार का सहकारी चीनी मिलों में 690 KLPD क्षमता के एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता देने का लक्ष्य है। राज्य सरकार सहकारी चीनी मिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का भी विचार कर रही है। पिछले वर्ष पैक्स के ऋण कार्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार की मंशा जाहिर की थी, बताते हुए खुशी हो रही है कि 771 पैक्स का कंप्यूटरीकरण जल्द ही पूरी होने की संभावना है। पैक्स को ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों को लेने के लिए मजबूत किया जाएगा जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। भंडारण, कृषि उपकरणों को किराए पर लेना और उर्वरक प्रबंधन, जिसमें पैक्स के लिए राजस्व अर्जित करने और किसानों को सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा 500 पैक्स की स्थापना को बढ़ावा देकर सहकारी ढांचे को एक नया बल दिया जाएगा। इस महीने सांझी डेयरी नामक एक योजना शुरू की गई है ताकि उन लोगों जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है को पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा, जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। HDDCF द्वारा साझा डेयरी में पशु चारा, साइलेज चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। NCDC के हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्ष अर्थात हरको बैंक को रियायती ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा को मंजूरी दी है। राज्य के किसी भी सहकारी संगठन को उसकी कार्यशील पूंजी या अन्य पूंजी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। हैफेड ने निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी गतिविधियों में फैलाव किया है। हैफेड संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से 840 करोड़ रुपए मूल्य के 85,000 मीट्रिक टन बासमती के निर्यात के ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रहा। हैफेड ने अपनी निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करनाल में एक हरियाणा सहकारी निर्यात गृह खोला गया है। इससे किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधित अनुमानों से 19% की वृद्धि है। युवा राज्य की रीढ़ होते हैं। युवाओं को कौशल युक्त बनाने और उन्हें रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने का भी आवश्यकता है। आज का युवा रोजगार प्रदाता और उद्यमी बनने के अवसर भी तलाशता है। इसी उद्देश्य के लिए हाल में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग का गठन किया गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कराने में युवाओं की रोजगार क्षमता और कुशलता को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। मेरा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए HKRN, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार के लिए कौशल पर विशेष ध्यान देने का इरादा है। वर्ष 2023-24 में हरियाणा कौशल विकास मिशन पूर्व अधिगम के महत्व को समझते हुए विशिष्ट परीक्षण, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के माध्यम से 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बने। पारंपरिक नौकरियों के अलावा आधुनिक उद्योग से संबंधित नौकरियों के लिए और उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वृद्धों और अशक्तों की देखभाल करने वालों के रूप में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करता हूं। यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से
वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि स्टार्टअप उद्यमियों में जो महिलाएं हैं या 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लोग हैं या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वेंचर कैपिटल फंड युवाओं को 5 करोड़ रुपए तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनने में सहायता करेगा। इस उद्देश्य के लिए वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड के लाभार्थियों को चयन सरकारी अधिकारियों की भागीदारी के साथ उद्योग और उद्यमिता के विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा किया जाएगा। योजना के विवरण बाद में नोटिफाई किया जाएगा। राज्य के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए एक व्यापक युवा नीति बनाई जाएगी, जिसमें युवा गतिविधियों का कैलेंडर, युवा मंडलों को मजबूत करना, नैतिकता और चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, भाषा और संचार प्रशिक्षण के संबंधित कार्यक्रम शामिल होंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं के साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना तैयार करेगा। यह स्कीम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगी। इन युवाओं को विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय कौशल आवश्यकता का विश्लेषण करने और उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम की जानकारी देने और कौशल आवश्यकताओं के एकड़ की योजनाओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन निर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए आईटी कंपनियों के सहयोग से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में भर्ती आईटी के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में दिए जाएंगे। ये केंद्र प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ युवाओं के इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करेगा। कौशल विकास की सुविधा को राज्य के कोने कोने तक प्रसार करने के लिए सरकारी स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का उपयोग करके कौशल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये कौशल स्कूल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए और इन कौशल स्कूलों में कौशल प्रशिक्षणार्थियों को मान्यता देगा, कौशल प्रशिक्षण निर्दिष्ट करेगा, मूल्यांकन करेगा और प्रमाणित करेगा। विश्वविद्यालय इन संस्थानों में मौजूदा फैकल्टी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा प्रदान की गई उत्पाद और रसद सहायता के साथ राज्य में हरित स्टोर खोलना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इस उद्यम की सफलता को देखते हुए 23-24 के में अतिरिक्त 1500 नए हरित खोलने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा में समेकित कर शैक्षणिक स्तर पर 2023-24 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है। विदेश में हरियाणा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और युवा अधिकारिता उद्यमिता विभाग में हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल को सक्रिय किया है। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल विदेशों में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की जरूरतों की पहचान करेगा और विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को उपयुक्त रूप में प्रशिक्षित करेगा। सरकार का युवाओं जो विदेश में नौकरी के अवसर की तलाश में हैं को जर्मन, जापानी और इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा है। इस योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। HKRN सरकारी क्षेत्र में अनुबंध पर जनशक्ति की तैनाती के लिए प्राथमिक स्रोत बन गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रोल पर 1.0 लाख से अधिक संविदात्मक जनशक्ति है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा परिभाषित मानदंडों के आधार पर जनशक्ति को नियुक्त करता है, जिसका प्राथमिक मापदंड न्यूनतम योग्यता का आधार और पात्र आवेदक के परिवार की आय की स्थिति है। निजी ठेकेदारों द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त जनशक्ति का शोषण बीते दिनों की बात हो गई। हरियाणा रोजगार कौशल निगम जनशक्ति की नियुक्ति, उनकी सेवाओं के प्रबंधन, समय पर वेतन का भुगतान और कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और श्रम कल्याण उपकर के वैधानिक योगदान के अनुपालन के लिए एक प्रौद्योगिकी पोर्टल का उपयोग करता है। वर्ष 2023-24 में
HKRN प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ना सुनिश्चित होगा और निजी उद्योग के लिए जनशक्ति चयन और कौशल प्रशिक्षण लागत में कमी आएगी। ITI में छात्रों के प्रवेश में सुधार के लिए सरकार ने सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ग्रुप C और ग्रुप D के लिए CET के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1,636 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला सुधार प्रभावी स्थानीय प्रशासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि का था। कई क्षेत्रों से आलोचना के बावजूद इस कदम को संवैधानिक रूप से मान्य ठहराया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इसकी प्रशंसा की। हरियाणा में एक अद्वितीय फार्मूले के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50% कर दी है, जिससे उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग करके PRI में पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निधियों के अनुमोदन के व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए हाल ही में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा शुरू की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रारंभिक हिचकिचाहट के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण लोगों के और अधिक फायदे के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को समझेंगे। शहरी स्थानीय निकायों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी और बिजली की खपत पर टैक्स जैसे राजस्व के विशिष्ट स्रोत ये भी प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कि PHC, ग्रामीण सड़कें, जिनका इस समय रखरखाव हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों, ग्रामीण स्टेडियमों, पुस्तकालयों, सामुदायिक केंद्रों, स्ट्रीट लाइट आदि के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद को दी गई है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग प्रदान किया जाएगा। जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही स्वीकृत 2,237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है, जिनमें से 857 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन पदों को 23-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें। जिन जिलों में जिला परिषदों के स्वतंत्र भवन नहीं है, वहां जिला परिषद सचिवालयों का निर्माण किया जा रहा है। करनाल, सिरसा में जिला परिषद सचिवालय का निर्माण कार्य चल रहा है। शीघ्र ही गुरुग्राम और रेवाड़ी में शुरू हो जाएगा। वर्ष 23-24 में 7 अन्य जिलों में सचिवालय के लिए स्थलों को अंतिम रूप दे दिए जाने की उम्मीद है ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं की अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 23-24 में ये राशि 3,145 करोड़ रुपया होगी। गांव में 700 पार्क व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं। हाल ही में इन व्यायामशालाओं में योग शिक्षकों को नियुक्ति की गई है। इन 700 पार्क व्यायामशालाओं के साथ आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ग्रामीण निवासियों को योग और आयुष पद्धति अपनाने में मार्गदर्शन मिले और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार हो सके। वर्ष 2023-24 में मैं ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने शमशान भूमि और कब्रगाहों के विकास के लिए शिवधाम योजना शुरू की है। वर्ष 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम पूरा करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा। पिछले साल अपने बजट भाषण में ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की थी। ई पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 370 करोड़ रुपए की लागत से
कुल 979 भवनों की मरम्मत की जा रही है। वर्ष 2023-24 में 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव करता हूं। ये पुस्तकालय जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं मौजूदा ग्राम पंचायत भवनों में विशेष मरम्मत के बाद 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों की इकाइयों में केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के साथ स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। वर्ष 23-24 में पहले चरण में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जिला परिषदें प्रत्येक ब्लॉक में सबसे अधिक आबादी वाले कम से कम 5 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाएगी। इस वर्ष 750 ग्राम पंचायतों में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे सहित ठोस कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 23-24 में ग्राम पंचायतों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए विकेंद्रित कार्यान्वयन मॉडल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान करने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा में स्वच्छ भारत के सफल क्रियान्वयन की एक नई समस्या पैदा हो गई है। लगभग 70% ग्रामीण घरों में शौचालय हैं जो केवल एक सेप्टिक टैंक से जुड़े हैं, जिन्हें कुछ वर्षों के बाद साफ करना होता है। वर्तमान में अपशिष्ट का उचित प्रबंध करने के लिए कोई निर्दिष्ट सुविधा नहीं है। वर्ष 2023-24 में सरकार इस समस्या का समाधान खोजने की पहल करेगी। उदाहरण के तौर पर मौजूदा 108 सीवरेज उपचार संयंत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 1500 ग्राम पंचायतों में मलयुक्त गाद का उचित संग्रह और परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जिले के खंड मुख्यालय जहां 20 किलोमीटर के दायरे में कोई एसटीपी स्थित नहीं है में एक मलयुक्त गाद उपचार संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोवर्धन योजना के तहत 22 बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाने हैं। हिसार और भिवानी जिले में 2 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जबकि अंबाला, चरखी दादरी, रोहतक, नूंह, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर जिलों में 7 बायोगैस संयंत्र वर्ष 23-24 में चालू होने की संभावना है। ग्राम दर्शन पोर्टल के रूप में एक अनूठी पहल की है। पिछले साल लागू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ग्रामीण कार्यों के लिए अपनी मांगों को सीधे उठा सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की संतुष्टि और संबंधित सरकारी अभिकरण द्वारा व्यवहार्यता की जांच के आधार पर विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु प्रारंभ किया जा सकता है। ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के आदर्श वाक्य पर आधारित है, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों, जनप्रतिनिधियों और क्रियान्वयन सरकारी एजेंसियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। इस पोर्टल पर 13,351 से अधिक मांगे प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6,925 मांगों की सिफारिश जनप्रतिनिधियों ने की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ग्राम दर्शन पोर्टल के कामकाज को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, ताकि शासन के इस उपाय का प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत न्यू जनरेशन वाटरशेड परियोजनाओं के लिए 80 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को अगले 5 साल में लागू किया जाएगा। ये जिले भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर होंगे। पिछले साल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने का सरकार के महत्वाकांक्षी इरादे की घोषणा की थी। इनमें से जनवरी 23 के अंत तक 6,200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं और मुझे आशा है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रदान की जाने वाली सहायता के अलावा सरकार द्वारा पूर्ण ब्याज सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें स्वयं सहायता समूह की आधी से अधिक सदस्यता उन परिवारों से है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। वित्त वर्ष 2023 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 70.4% की वृद्धि है। शहरी विकास सरकार का उद्देश्य नगर पालिकाओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे शहरी शासन के प्रभावी और आत्मनिर्भर संस्थानों के रूप में उभर सकें। हाल ही में
सरकार ने नगर पालिकाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्य करने की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर प्रदान की है। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मैं कुछ मापदंडों के आधार पर नगर पालिकाओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना चाहता हूं और इस प्रकार उन्हें यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करने और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। निर्धारित मापदंडों को प्राप्त करने में प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर नगर पालिकाओं को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता बनाए रखने और रख रखाव में अमूल्य योगदान देते हैं। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य को मान्यता दी जाएगी और उस शहरी स्थानीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति माह 1000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से शुरू किया है और राज्य में ऐसी 190 कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। उम्मीद है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग सभी नगर पालिकाएं सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे कि शेष पात्र कॉलोनियों को वर्ष 23-24 में नियमित किया जाए और इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू किए जाएं। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना के लिए दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। इस योजना में ऑक्सीवन, नगरवन, शहर के बड़े पार्कों और हरित स्थानों, शहर के सौंदर्यीकरण और लैंडस्केपिंग, सड़क जंक्शनों के पुनः डिजाइन और सौंदर्यीकरण, पर्यटन बुनियादी ढांचे, खेल के बुनियादी ढांचे, एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, ऊर्जा कुशल स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर और नगर निगम शासन में शहरी भागीदारी निकायों की भागीदारी के साथ राज्य प्रायोजित योजना के रूप में अन्य प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप का विकास किया जाएगा। योजना के तहत पालिकाओं को हाथ में लेने के लिए नगर निगमों, परिषदों और समितियों को अनुमोदित परियोजना लागत का क्रमशः 50%, 65% और 75% राज्यांश प्रदान किया जाएगा। दिव्य नगर योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और मैं शहरी विकास हेतु इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करता हूं। बड़े शहरों में जहां सीवरेज के रखरखाव का काम नगर निगमों, महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, वहां सीवरेज के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि अलग रखने का प्रस्ताव करता हूं। परियोजना के तहत धन हरियाणा शहरी विकास निधि से प्रदान किया जाएगा। सरकार राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं और खाली पड़ी जमीनों के मुद्रीकरण के प्रस्तावों को लाने के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को सहयोग करना चाहती है। अनुमोदित परियोजना के आधार पर किसी शहरी स्थानीय निकाय को कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। इस उद्देश्य से हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 करोड़ रुपए का एक फंडिंग चैनल अलग रखा जा रहा है। प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को लागू करने के साथ नागरिक इंटरफेस में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है। सरकार वर्ष 23-24 में शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिला मुख्यालयों में स्थित नगर निगमों और नगर परिषदों में कम से कम 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित करने में सहयोग करेगी। ये नागरिक सुविधा केंद्र प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक सेवा प्रदान करेंगे और शहरी क्षेत्रों में जीवन को आसान बनाने के लिए अन्य संबंधित सेवाओं भी प्रदान करेंगे। 2 साल पहले लंबे समय से चले आ रहे ऐसे विवादों के निपटारे के लिए विवादों का समाधान योजना की घोषणा की थी, जिनमें सरकार एक पक्षकार है। विवादों का समाधान के तहत विशिष्ट योजनाओं को कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसी क्रम में मैं नगर ग्राम आयोजना विभाग में नवीनीकरण शुल्क को बकाया के निपटान का प्रस्ताव करता हूं। विभाग का 3600 करोड़ रुपए नवीनीकरण शुल्क का मूल व ब्याज बकाया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए केवल ब्याज है। यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान करेगी। अगर लाइसेंसी ने आंशिक कब्जा प्रमाण पत्र ले रखा है तो उसे ब्याज के एवज में सिर्फ बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि का 10% देना होगा। अपूर्ण योजनाओं के लाइसेंसी को ब्याज के एवज में सिर्फ नवीनीकरण शुल्क के 25% का भुगतान करना होगा। ये छूट उन्हें मिलेगी जो 4 महीने से बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि व ब्याज की घटी हुई राशि की अदायगी करेंगे। योजना का विवरण
नगर और ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के पिछले कटु अनुभवों के कई वादों को जन्म दिया है, किसानों को असंतुष्ट और नाराज किया है। हमने विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की अपेक्षा ई भूमि पोर्टल के माध्यम से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसानों की सहमति से भूमि खरीदने का कार्य सफलतापूर्वक किया है। अब हमने आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु लैंड पूलिंग और लैंड पार्टनरशिप पर हाल ही में नीतियां अधिसूचित की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य भूस्वामियों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना और उन्हें उनके द्वारा दी गई भूमि के लिए सही बाजार मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वर्ष 2023-24 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम क्रमशः 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रस्ताव जारी करेंगे। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडीए और एफएमडीए की स्थापना से इन दो महानगरों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई है। सोनीपत भी एक महानगर का प्रारूप ग्रहण कर रहा है। वर्ष 2023 में मैं कुंडली, राई और सोनीपत सहित एसएमडीए की एकीकृत योजना और विकास के लिए सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए एसएमडीए की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव करता हूं। महानगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से फरीदाबाद और सोनीपत में रेन्यूअल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जलापूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लंबे समय से लंबित गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण 23-24 से शुरू हो जाएगा। वर्ष 23-24 में 3 अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, दूसरा सर्दर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक, और तीसरा हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो का विस्तार। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरणा लेते हुए सरकार ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि हर परिवार के पास एक आश्रय हो। पीएमएवाई में पेश किए गए लाभों से प्रोत्साहित होते हुए सरकार ने पीपीपी के अनुसार 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों के किफायती आवास प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की है। यह नीति 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी और परिवार के पास भूमि नहीं होने पर आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। सर्वेक्षण डेटा के आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2023 में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए जा रहे लाभों के अलावा राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 23-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान बाद में 23-24 में किया जाएगा। वर्ष 23-24 के बजट में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11% की वृद्धि है। खेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा के खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खेल परियोजना में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती और हॉकी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पदक तालिका में 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिनमें से 41 स्वर्ण पदक हैं। मैं इस अवसर पर हरियाणा के सभी विजेताओं, 5 बार खेल हुए हैं, हम पहले ही दूसरे पर रह रहे हैं, 2 बार हम पहले पर आए, 3 बार दूसरे पर आए, तो लगातार ये क्रम चलता है। एशियाई खेल इस साल होने वाले हैं और सरकार ने इन खेलों की तैयारी के लिए हर पात्र खिलाड़ी को 2.5 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने युवा नवोदित खिलाड़ियों के लाभ के लिए राज्य भर में 1100 खेल नर्सरियां स्थापित की हैं।
मैं अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर प्रत्येक की क्षमता वाले हरियाणा खेल अकादमी एवं खेल छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि हरियाणा और शेष भारत के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को ओलंपिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी के लिए आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सके। अन्य खेल विधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। इन सुविधाओं का निर्माण वर्ष 23-24 में शुरू किया जाएगा। सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर राई सोनीपत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पोषण और खेल शिक्षा जैसे खेलों से संबंधित विभिन्न विषयों में अनुसंधान अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुझे उम्मीद है कि खेल विश्वविद्यालय 23-24 में काम करना शुरू कर देगा। खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा होता है और ये चोटें खेल में उनके कैरियर को बाधित करती हैं। खिलाड़ियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मैं मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम नाम से एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जो खिलाड़ियों को 2 साल तक के लिए चोटों और उनके कैरियर में व्यवधान के मामलों में मदद करेगी। योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से किया जाएगा। योजना का विवरण अलग से नोटिफाई किया जाएगा। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, उनके प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए और चोटों के मामले में उनका पोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र जल्द ही ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में चालू हो जाएगा। इसमें वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, खेल चोट पुनर्वास और खेल फिजियोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं 23-24 में हिसार और रोहतक जिलों में भी ऐसे ही केंद्रों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। 2023-24 के लिए खेल क्षेत्र को 566 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 11.5% अधिक है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री मौजूदा स्कूलों के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के लिए की गई है। पीएम श्री के तहत हर स्कूल में, हर ब्लॉक में 2 स्कूल, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, जिन्हें पीएम श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। एनईपी 2020 में कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जहां भी आवश्यक हो सरकारी उच्च विद्यालयों को दर्जा बढ़ाकर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करने का निर्णय लिया है, ताकि विद्यार्थियों, विशेष रूप से उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा की बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके। पीपीपी में 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे की मैपिंग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। 2022-23 के दौरान स्कूल प्रबंध समितियों के माध्यम से 894 सरकारी स्कूलों में 70,000 ड्यूअल डेस्क प्रदान किए गए हैं। अनुभव के आधार पर मैं सभी शेष सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि स्कूल में किसी विद्यार्थी को जमीन पर न बैठना पड़े। 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने 6 प्रकार के सिविल कार्य, नए कमरों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, मरम्मत, पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूल व चारदीवारी की मरम्मत एवं रख रखाव, मिट्टी भरने का निर्णय, ये सब लिया है। राज्य सरकार ने इसके सफल कार्यान्वयन के बाद वर्ष 23-24 में एसएमसी के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इन कार्यों का निष्पादित करने का निर्णय लिया है। राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में प्रभावशाली सुधार आया है। ये आने वाले वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 32% है। सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे 40% तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। सरकार का प्रस्ताव है कि राज्य, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों रक्षा सेवाओं में नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए
1000 छात्रों जिन्होंने स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है के लिए सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों को विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50% अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कॉलेज और पॉलिटेक्निक को शिक्षकों को प्रेरित करने की दृष्टि से एक शिक्षक पुरस्कार योजना भी अधिसूचित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधन अनुमानों से 5.2% वृद्धि है। स्वास्थ्य, पिछले साल मैंने घोषणा की थी कि सरकार आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन सभी परिवारों को कवरेज प्रदान करेगी जिनकी पीपीपी के अनुसार वार्षिक आय 1,80 लाख रुपए तक है। अभी तक 15.5 लाख परिवार आयुष्मान के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे। पीपी डेटा का उपयोग कर अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्थायी स्वास्थ्य बीमा अर्थात चिरायु आयुष्मान भारत के तहत लगभग 29.93 लाख लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है। इनमें से 14.5 लाख परिवारों का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 2023-24 में मैं चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव करता हूं पीपीपी में जिनकी वार्षिक स्थापित आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50% कवर करते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 1,500 रुपए का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा। पहले से चिन्हित 29.9 लाख परिवारों के अलावा लगभग 8 लाख ऐसे परिवार हैं जो चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इस योजना के पात्र होंगे। मैं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदारों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के परिवारों को 125 रुपए प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूं। परिणाम स्वरूप अब हम राज्य की 54% से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे पाएंगे। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। इस अस्पताल में माध्यमिक स्तर और उन्नत नैदानिक सुविधाओं के लिए अनिवार्य सभी विशेषताओं के प्रावधान के अलावा कार्डियक, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल व्यवस्था वाले रोगियों के लिए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सीय देखभाल प्रदान की जाएगी। पंचकुला में निःशक्तजन अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट निःशक्त जनों की सभी श्रेणियों को कवर करने वाले विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानसिक पोषण और व्यवहारिक उत्थान पहल के लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। ये विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का समाज के साथ सार्थक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम, निदान, हस्तक्षेप और पुनर्वास लेकर जीवन चक्र की दृष्टि से बहुस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। समानुभूति में उपचार के भाग के रूप में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विशेष तथा व्यावसायिक शिक्षा, व्यवहार संगीत और प्ले थेरेपी जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए तक है उन्हीं सभी परिवारों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए निरोगी योजना ये शुरू की गई है। इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवारों को पहुंचाना शुरू हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य में चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया है। 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपया होने की संभावना है। इससे एमबीबीएस की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 23-24 में महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में से प्रत्येक में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में भी हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। रेवाड़ी जिले में माजरा मनेठी में अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि का हस्तांतरण पूरा हो गया है और एम्स का निर्माण इस वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू होने की संभावना है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक के भीतर अत्याधिक सुविधाओं के साथ वर्चुअल शिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्लड़ नू में सामुदायिक चिकित्सा विभाग को अपग्रेड करके निवारक स्वास्थ्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। यह केंद्र सामुदायिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी होगा। स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी योजना हेतु मूल्यवान तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमारियों की रोकथाम और शमन में आयुष चिकित्सा पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये वहां प्रभावी साबित हुई है जहां आधुनिक दवाएं भी काम नहीं कर पाई हैं। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की संख्या में वृद्धि के साथ विश्व स्तर पर और देश के भीतर आयुष चिकित्सा पद्धति की रुचि में पुनरुत्थान हुआ है। एलोपैथी और आयुष उपचार प्रणालियों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संश्लेषण और अनुसंधान केंद्र की स्थापना जैसी कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। मुझे उम्मीद है कि सुविधाएं राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और देखभाल को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। लोगों को भोजन और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य के सभी 22 जिलों में बुनियादी खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। ये प्रयोगशाला मामूली शुल्क पर खाद्य नमूनों की तत्काल परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ESIC ने हिसार, रोहतक, अंबाला, सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए ESI अस्पतालों के अलावा रोहतक, पटौदी, चरखी दादरी और झाड़ली में ESI अस्पतालों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मानेसर में 500 बिस्तरों वाले एक नए अस्पताल के लिए ESIC को भूमि प्रदान की गई है और मौजूदा 163 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल को 500 बिस्तरों की सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है। ये अस्पताल चिरायु व आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले हरियाणा के निवासियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष्मान क्षेत्रों को 9,647 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में से 19.8% की वृद्धि है। सेवा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग कल्याण विभागों को सेवा नाम से एक नए विभाग की विलय कर दिया है। इसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों, समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों के उत्थान के लिए समर्पण की भावना को मूर्त रूप देना और कल्याण कार्यक्रमों का एकीकृत कार्यान्वयन करना है। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्ता आरंभ करने की पात्रता के अग्रिम और सक्रिय निर्धारण के लिए अनूठी पहल की है। लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने में परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से पहचान की जाती है और इच्छुक लाभार्थियों द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है। मई 2022 से जनवरी 2023 तक 28,488 ऐसे लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 25 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। मैं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उसे PPP सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। मैं PPP डाटा के आधार पर लाभार्थियों की सक्रिय पहचान को दिव्यांग पेंशन तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव करता हूं, क्योंकि PPP में अब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान अर्थात UDID से ऑटो लिंक कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब देश भर में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। PPP के आंकड़ों के आधार पर राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3.3 लाख से अधिक व्यक्ति हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस आयु वर्ग के बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए प्रहरी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा 2 महीने में एक बार
व्यक्तिगत दौरा किया जाए। व्यक्तिगत दौरे के आधार पर चिकित्सा सहायता का या संपत्ति की सुरक्षा आदि सहित अगले कदम संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया है और पुलिस विभाग को आंकड़े उपलब्ध करा दिए गए हैं। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 3600 व्यक्ति परिवार पहचान पत्र डाटा के आधार पर अकेले रह रहे हैं, जिनकी आय वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के अलावा प्रति वर्ष 25,000 रुपए से कम है। मैं एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें उनकी सेवा आश्रम में देखभाल की जाएगी, जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना का विवरण अलग से स्वीकृत किया जाएगा। हरियाणा के सबसे गरीब परिवारों जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए तक है के उत्थान के लिए उनकी आय बढ़ाकर कम से कम 1,80,000 रुपए वार्षिक करने के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय लाभों का पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित अंत्योदय मेलों के माध्यम से 36,993 परिवारों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 23-24 के लिए मैं इस आय वर्ग में कम से कम 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य तय करने और उन्हें 1 लाख रुपए तक की राशि बैंकों से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए बैंकों के परामर्श से अलग रखे जाएंगे। इसके अलावा जिन पहचाने गए परिवारों के आवेदन खराब सिविल स्कोर के कारण अस्वीकार कर दिए गए हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी सहायता प्रदान की जाएगी कि ये आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने के पात्र बन जाएं। योजना का विवरण अलग से नोटिफाई किया जाएगा। पूर्व में दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार ऐसे दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने की जिम्मेवारी संभाले। राज्य में ऐसे 15 स्कूल हैं और मैं इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव करता हूं। 23-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1% अधिक है। महिला एवं बाल विकास सरकार बच्चों महिलाओं में कुपोषण को कम करने और उनकी भलाई कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया। हर बच्चे के कद और वजन के आधार पर उसकी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। ये सरकार को ऐसे प्रत्येक बच्चे की पहचान करने में सक्षम करेगा जो स्टंटिंग और वेस्टिंग सहित कुपोषण का सामना कर रहा है, और पीपीपी डाटा के आधार पर परिवार की आय की स्थिति के आधार पर उन्हें अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करेगा। मैं अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आशा करता हूं। मुझे राज्य के बच्चों के हित में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलने की आशा है। 2 साल पहले मैंने कहा था सरकार 4,000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल तब्दील करेगी। ये प्ले वे स्कूल अब 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सफलतापूर्वक बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं मौजूदा आंगनवाड़ियों को प्रवृत्त करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले 2 वर्षों में 4,000 और प्ले वे स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वित्त वर्ष 23-24 के लिए महिला और बाल विकास क्षेत्र को 2,047 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10.3% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत लाभार्थी परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 22 से पहले 26 लाख परिवारों से बढ़कर 31.5 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए नए पीले कार्ड बनाने की प्रक्रिया परिवार पहचान पत्र से जोड़कर स्वचालित कर दी गई है। पहले पीले कार्ड हर दशक में एक बार बनाए जाते थे, परंतु अब पीले कार्ड के लिए योग्यता हर महीने स्वचालित ढंग से निर्धारित की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी, जो सरकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7 जिलों में 4,341 ई वेंडिंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया गया है।
खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार वर्ष 2023-24 में इसे सभी जिलों में विस्तारित करने का प्रस्ताव करती है। सरकार ने हरे राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। आवेदक अब ऑनलाइन जाकर विभागीय वेबसाइट या अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म पर पीपीपी संख्या का उपयोग करके अपना हरा कार्ड डाउनलोड कर सकता है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। वर्तमान में पीपीपी डाटा के आधार पर उन बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराया जा रहा है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। जिन निर्माण स्थलों पर सर्वेक्षण में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पहचान की गई है वहां क्रच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। इन क्रच, प्ले स्कूल और साइट स्कूलों की स्थापना पर आने वाली लागत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक सहायता मिले। श्रम कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए मैं श्रम कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधि से एनसीआर में श्रमिकों के लिए किफायती किराए की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। श्रमिकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने और संबल प्रदान करने के लिए मैं एक नई मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें इस योजना के तहत पूर्ण ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर द्वारा उनकी तकनीकी व्यवसायिक और उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी। इस योजना का वित्त पोषण हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी के पास उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 48.4% अधिक है। रक्षा, पूर्व रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा राष्ट्र के लिए दी गई उनकी सेवाओं और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए सरकार पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, सरकारी सहायता और युद्ध हताहतों के निकटतम परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने जैसी कई योजनाएं चला रही है। वर्ष 2023-24 में सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। मैं वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदानों में 14.7% की वृद्धि है। पर्यावरण और वन। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पेड़ पौधों को बहुत पवित्र माना गया है। तदनुसार सीता, अशोक, कृष्णवट वृक्ष, कृष्ण कदम्ब, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, वरुण, बेलपत्र आदि जैसे सभी पवित्र वृक्ष किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हैं। वर्ष 23-24 में प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र के जंगल में एक स्थान पर इन वृक्षों के रोपण के माध्यम से अमृत वन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं और अगले 5 वर्षों तक इनकी देखभाल की जाएगी जब तक वे उचित वन के रूप में विकसित न हो पाए। शिवधाम सहित सार्वजनिक स्थानों पर नीम, बड़ और पीपल आदि प्रजातियों के वृक्षारोपण से छायादार वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है। स्थानीय प्रथाओं और मान्यताओं के अनुसार गांव बणी के रूप में संरक्षित प्राकृतिक वनस्पति के खंड जैव विविधता से समृद्ध है और ग्रामीण बस्तियों के पास कई पौधों की प्रजातियों के उत्पत्ति स्थल के रूप में काम करते हैं। हालांकि जनसंख्या वृद्धि और विकास गतिविधियों में वृद्धि के साथ कई बणियां अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। वर्ष 23-24 में मैं प्रत्येक जिले में जहां भी संभव हो 10 बणियों तक के संरक्षण और कायाकल्प के लिए हरियंका बणी पुनर्वास नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसी कुल 200 गांव बणियां विकसित की जाएंगी जो गांव को अपनी स्थानीय परिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ और सहायता प्रदान करेगी। मैं वर्ष 2023-24 के लिए पर्यावरण और वन क्षेत्र को 657 करोड़ रुपया आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 29% की वृद्धि है।
उद्योग, विनिर्माण और सेवा उद्योग सेवा आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण अपना रही है। ये है डिजाइन और विकास, कार्यान्वयन और उपयोग तथा सुधार। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स रैंकिंग में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मूल्यांकन में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया। हरियाणा के पास आज लगभग 2,17,000 करोड़ रुपए का निर्यात है। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन अर्थात फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन यानी विदेश तक के 5F विजन के अनुरूप हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य 4,000 करोड़ रुपए के निवेश को जुटाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 20,000 नई नौकरियां पैदा करने के लिए मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि पर जोर देने के साथ कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना है। एमएसएमई क्षेत्र अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करता है और ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बाजार में पहुंच में सुधार, क्रेडिट तक पहुंच और देरी से भुगतान के मुद्दों को हल करने के लिए एमएसएमई रैंप योजना शुरू की है। सरकार रैंप योजना का लाभ उठाकर राज्यों में एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए सभी प्रयास करेगी। एमएसएमई को नई औद्योगिक प्रगति के साथ बने रहने में मदद करने के लिए सरकार एमएसएमई विनिर्माण, नवाचार और उत्कृष्टता नीति लॉन्च करेगी। हरियाणा में निर्मित होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण में सुधार और एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के साथ सरकार मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों में नए परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखेगी ताकि उद्यमी स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त कर सकें। HSIDC प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा जो इसके औद्योगिक एस्टेट में किफायती लीज रेंट पर पेश किया जाएगा। MSE के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए निर्बाध उत्पादन और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने और औद्योगिक असीमित बिजली आपूर्ति को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए यानी यूपीएस को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई द्वारा यूपीएस सिस्टम की खरीद पर किए गए पूंजीगत व्यय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अलग से एक योजना घोषित की जाएगी। सरकार ने वित्त तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए मामलों के त्वरित निपटान और विलंबित भुगतान मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्र स्तरीय सुविधा परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। हरियाणा सरकार ने एमएसएमई एडवांसमेंट यानी पदमा के लिए विकास में तेजी लाने के कार्यक्रम के माध्यम से 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट पहल शुरू की है। पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सक्षमता के लिए डिजाइन और विकासात्मक हस्तक्षेपों को लागू करना है। पद्मा की नीति 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पद्मा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, पद्मा डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश करेगी। वर्ष 2021 में मैंने अनुसूचित जाति के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए HSIDC द्वारा आवंटित प्रौद्योगिक भूखंडों की कीमत में 10% की छूट देने की योजना की घोषणा की थी। मैं अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्यों में छूट को 20% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि वे आवंटन के 3 साल के भीतर परियोजना को लागू करें। यह राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मोटे अनाज वर्ष में सरकार ऐसी इकाइयों को ब्याज सबवेंशन सब्सिडी प्रदान करके बाजरा की कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। ये उपाय बाजरे के लिए एक बाजार के विकास को सक्षम करेगा और बाजरे के किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।
माननीय सदस्यगण, एक मिनट मुख्यमंत्री जी, मैं एक घोषणा मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज हाई स्कूल मनीमाजरा यूटी चंडीगढ़ के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपने तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सूबे सिंह पूनिया पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री अरविंद यादव चेयरपर्सन हरियाणा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत है। सरकार वाहन स्क्रैपेज रिसाइकलिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रिसाइकलिंग सुविधा प्रदान प्रोत्साहन नीति, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी। हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग का पंसदीदा स्थान बनाने के लिए राज्य ने हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति अधिसूचित की है। हरियाणा सरकार अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगी और इन पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन जैसे पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करेगी। सरकार फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित करेगी। इन केंद्रों में एक प्रदर्शनी क्षेत्र के लिए के साथ बैंकों, होटलों, पार्किंग और निर्यात प्रोत्साहन की सुविधाएं करेगी। सरकार रसद नीति को राष्ट्रीय रसद नीति 2022 और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन सेवाओं में सुधार, परिवहन प्रणालियों में सुरक्षा में सुधार, भंडारण क्षमता में सुधार और रसद सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार ये होगा। सरकार का प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 के लिए उद्योग क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र को 1442 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 88% की वृद्धि है। पीडब्ल्यूडी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पहल और सबसे बड़ी प्राथमिकता पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की सड़कों का उचित अनुसंरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना है। सर्दी कम होने के साथ ही सरकार मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुझे उम्मीद है कि यह अप्रैल 2023 तक पूरी हो जाएगी। वर्ष 2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया। वर्ष 23-24 में मैं 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा अगले वर्ष नाबार्ड की सहायता से 553.94 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ा और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार राज्य में 14 नए बाईपासों का निर्माण शुरू करेगी। अक्टूबर 2014 से 2022 तक, नवंबर 2022 तक 104 आरओबी और आरयूबी का कार्य शुरू किया गया, जिनमें से 58 आरओबी और आरयूबी पूरे हो चुके हैं। 46 आरओबी आरयूबी का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 23-24 के दौरान सरकार 36 आरओबी और आरयूबी का निर्माण करेगी। मैं वर्ष 2023-24 में लगभग 214 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली आगरा एलिवेटेड रोड और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वाया बल्लभगढ़ सोना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटेड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। 723 करोड़ रुपए की लागत से हिसार एलिवेटेड रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्त पोषण के तौर तरीकों पर विचार किया जा रहा है। हाल के वर्षों में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इनमें से इस्माइलाबाद नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम दौसा खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के भी वर्ष 2023 में चालू होने की संभावना है। सोनीपत, रोहतक, जींद और कैथल जिलों से होते हुए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे
और गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाले नए एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो डबवाली, कालावाली, रतिया, भूना, प्रभुवाड़ा, उचाना, नगूरा, सफीदो को पानीपत शहर से जोड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने पेहवा कुरुक्षेत्र बाईपास, पिपली, लाडवा, यमुनानगर सड़क को चौड़ा करने और भारतमाला चरण 2 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसकी घोषणा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला अक्टूबर 2022 में रखी गई थी। मानेसर से पातली तक प्राथमिकता खंड का निर्माण 175 करोड़ रुपए की राशि से प्रगति पर है और वर्ष 2024 तक पूरा होने की संभावना है। रेल अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण शुरू किया गया है और 5 जिलों में अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। रोहतक एलिवेटेड रेलवे लाइन परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना थी। इसके बाद कुरुक्षेत्र शहर में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना शुरू की गई, जिसकी दिसंबर 23 तक पूरी होने की संभावना है। इससे 5 लेवल क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगे और शहर के भीतर यात्रा सिग्नल फ्री होगी। इन अनुभवों के आधार पर मैं बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव करता हूं। केंद्रीय रेल मंत्रालय की मंजूरी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुझे करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन के लिए भी केंद्रीय रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलने की उम्मीद है और इसके तुरंत बाद परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सड़कों, राजमार्गों, रेलवे क्षेत्रों को 5,408 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2024 के लक्ष्य के मुकाबले हरियाणा ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य वर्ष 2022 में ही प्राप्त कर लिया है। सरकार BSI 1005 के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की नियमित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए पानी के चालू नल सुनिश्चित करने के कार्य में लगी हुई है। सरकार ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से महाग्राम योजना शुरू की है। सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 132 गांव का चयन किया गया है, जिनमें से 36 गांव में कार्य प्रगति पर है। 85 नगरों में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाए जाने के लक्ष्य में से जनवरी 23 तक 75 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है। शेष कार्य भी इसी वित्त वर्ष में पूरे होने की संभावना है। वर्ष 23-24 में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाने के लिए लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई, नगर पालिकाओं, गैर पेय प्रयोजनों के लिए औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए एक नीति तैयार की है। अब तक हरियाणा में 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जो प्रतिदिन 1985 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं। इस समय 187 MLD उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर पेय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। सरकार ने उन क्षेत्रों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए टैरिफ भी अधिसूचित किया है, जहां इसका उपयोग हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के क्षेत्र को 5,017 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 16% की वृद्धि है। सिंचाई, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि हमने जल संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने भूजल उपलब्धता के ग्रामवार रिपोर्ट तैयार की है, जो दर्शाती है कि 7,287 गांवों में से 3,041 गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1948 गांवों में भूजल उपलब्धता में गंभीर कमी है। सरकार भूजल की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और HWRA की सिफारिशों के आधार पर सरकार गांव में अटल भूजल योजना के तहत भूजल के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के लिए सटीक भूजल स्तर की निगरानी के लिए पानी की कमी वाले खंडों के गांव में 1,000 पीजोमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक
पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 85% सब्सिडी प्रदान करके आउटलेट से परे पानी के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण के बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकाडा को दी गई है। लगभग 1 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा चुका है और वित्त वर्ष 22-23 के दौरान लगभग 2000 ऑन फार्म वाटर टैंकों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 में मैं लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने और 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। राज्य में 2.5 लाख एकड़ से अधिक में गन्ने की खेती होती है। एक किलोग्राम चीनी उत्पादन के लिए 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फ्लड इरिगेशन के माध्यम से गन्ने की खेती के लिए आवश्यक कुल ताजा पानी प्रति फसल चक्र 1.78 करोड़ लाख लीटर तक हो सकता है। पारंपरिक फ्लड्स इरिगेशन की बजाय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी की आवश्यकता को अनुकूलित किया जा सकता है और अध्ययनों से पता चलता है कि सूक्ष्म सिंचाई आधारित फसलों में चीनी रिकवरी दर संभावित रूप से 1% तक बढ़ सकती है। मैं अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव करता हूं। चीनी मिलों द्वारा पेराई के दौरान प्राथमिकता उन गन्ना क्षेत्रों को दी जाएगी जिनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए लागत की 22 परियोजनाएं पर काम चल रहा है और जून 2024 से पहले पूरा होने की संभावना है। 1000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2000 और ऐसी संरचनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग में की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए खेती योग्य कमांड एरिया के खालों की मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी। सरकार दक्षिणी हरियाणा की उठान सिंचाई प्रणाली के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दे रही है। जेएलएन नहर, दीवाना और नारनौल की सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये जून 2024 से पहले पूरी कर ली जाएंगी। बाढ़ रोकथाम के साथ साथ मौजूदा नहर नेटवर्क के माध्यम से मानसून के अतिरिक्त पानी को शुष्क क्षेत्रों में ले जाकर पानी के संरक्षण और पुनः उपयोग के दोहरे उद्देश्यों के साथ राज्य विशेषकर रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पलवल, नूंह और सोनीपत जिलों में जल भराव की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने 97 योजनाओं को मंजूरी दी है। वर्ष 2023-24 के दौरान मैं सोनीपत के जुआ, झज्जर के सिवाना माजरा, नांगल चौधरी के मुसनौता में जलाशयों के विकास कार्यों और मेवात में कोटला झील के शेष कार्य को पूरा करने के अलावा महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों के विकास की प्रमुख योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना के पहले चरण में 1273 तालाबों का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें से 208 तालाबों का कार्य पूरा हो चुका है। शेष तालाबों का कार्य 23-24 में शुरू किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 जुलाई 2022 के निर्देशों के मद्देनजर एसवाइल नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ 3 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें से 2 की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की। रावी ब्यास नदी प्रणाली के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार एसवाइल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वर्ष 2023-24 में विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए 101 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। आगे ऑर्डर हो चुका है, बैठक का क्या मायने है? बैठक का मायने यही है उसका एग्जीक्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बात होली उसका बात हुई थी पिछली बार भी असेंबली में, उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है। ये तो आपका वकील कह देगा हम नेगोशिएट कर लेंगे, तो उसका क्या इलाज है? वो तो जब फाइनलिटी अटेन कर चुका है खोदने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। चलिए, खोदने के लिए कसी लेके भी जाने वाले लोग थे, हम भी आप भी अगर चाहें तो जाके कसी ले जाके खोदना शुरू कर देते हैं। जो खोदेंगे वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं कह रहा हूं
सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, इंप्लीमेंट नहीं करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। क्यों नहीं डालते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कोई अगर आदेश की पालना ना हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए थे, मैं भी था, सब थे, गृह मंत्री भी थे, और वहां सारे वकीलों ने कहा था ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है। फिर अब किस बात की हम क्यों एग्री करें? हम बैठेंगे, हम बैठ के बात करें, क्यों करें हम? इस समय जो मैंने बताया, अभी तो हमने बजट उसके लिए तय किया है। अब बजट तय करने का अभी उसके लिए तो विरोध नहीं है ना, मेंशन किया है इस बात इसके लिए तो मना नहीं। आपने बजट का मेंशन किया, बजट मेंशन करना, आपने बैठक का मेंशन किया, मैं तो आप पूरे पढ़ते रहे, मैं नहीं बोला। बजट इसमें मेंशन ऐसा किया है आपने कि दो मुख्यमंत्री की बैठक का तो हुई ना, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, अभी सुप्रीम कोर्ट की तारीख लगी हुई है, वो हमारी अपनी बात है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, वो तो हम। चलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सिंचाई और जल संसाधन क्षेत्र को 6,598 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 29.2% की वृद्धि है। ऊर्जा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिजली वितरण कंपनियों का वार्षिक तकनीकी और वाणिज्यिक यानी AT&C घाटा वर्ष 2015-16 में 30.15% से घट करके वर्ष 2022-23 में 11.85% रहने की संभावना है। नहीं, संभावना यानी 13 तक तो आ ली है, अब आगे तो कैलकुलेशन होगा ही। अरे भैया, हम 30.5 छोड़ के गए थे आप, हम 12-14 का आ लिए, ज्यादा चर्चा ना करो। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क वहन किया है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल के फलस्वरूप वितरण कंपनियों का 80% से अधिक राजस्व डिजिटल माध्यम से एकत्र किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल पावर प्लांट को आगामी 6 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से बंद किया जाना है। बिजली उपलब्धता बहस के लिए आगे हैं, दिन रखे हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। शून्य नहीं देना भाई, दलाल साहब, नहीं देना जवाब, नहीं देना। अरे नहीं देना जवाब, ऐसे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, वो करेंगे सब। चलिए, पानीपत थर्मल प्लांट को आगामी 6 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाना है। बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 23-24 में 800 मेगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मैं इस परियोजना के लिए 584 करोड़ रुपए के इक्विटी अंशदान का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2019 से 21 तक के मौजूदा आवेदकों को, जिनका ट्यूबवेल 35 हार्स पावर तक है और किसान ऊर्जा कुशल पंपलेट स्थापित करने का इच्छुक है, नलकूप कनेक्शन जल्दी जारी किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 में ऐसे सभी औपचारिकताओं को पूरा करने वाले आवेदकों को नलकूप कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। 10 हॉर्स पावर तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदन को PM कुसुम के तहत कवर किया जाएगा और ऐसे सौर ऊर्जा पर जारी किया जाएगा। सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने और इनपुट लागत को कम करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान PM कुसुम के तहत 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता सहित कुल 75% सब्सिडी के साथ 3 HP से 10 HP क्षमता के सौर पंपों की स्थापना के लिए एक योजना लागू कर रही है। योजना की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 23-24 में 70,000 सौर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारण करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 22-23 में 23,966 सौर पंप सेटों की स्थापना की जा रही है। लाभार्थियों का चयन परिवार की आय और आवेदकों की भूमि जोत की सीमा सहित अनुमोदित मापदंडों पर किया जाएगा। 2023-24 में गौशालाओं, गुरुकुलों, कामकाजी महिला हॉस्टल, अनाथालयों, विशेष बच्चों के स्कूलों, वृद्धाश्रमों, बाल गृहों, नारी निकेतनों, धर्मार्थ संस्थानों जैसे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग की धर्मशालाओं में भी GSRT
और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार की सहायता से अधिकतम 100 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। योजना का विवरण ऊर्जा विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। वर्ष 23-24 के लिए ऊर्जा क्षेत्र को 8,283 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.9% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार रोडवेज के संचालन के लिए 1000 बसें खरीदेगी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस साल 1000 मानक डीजल बसों, 150 एसी बसों और 125 मिनी बसों के लिए ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से कम 500 बसें 31 मार्च 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। सरकार ने हरियाणा रोडवेज के बेड़े की स्वीकृत संख्या को 4500 से बढ़ाकर 5300 करने का निर्णय किया है। मैं वर्ष 23-24 में किलोमीटर प्रणाली के माध्यम से 1000 और बसें जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं, जिनमें 200 बसें मिनी बसें होंगी। हरियाणा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करके ई टिकटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ई टिकटिंग 6 जिलों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी और इस साल 31 मार्च तक सभी जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। ई टिकटिंग प्रणाली से पर्याप्त परिचालन दक्षता बढ़ेगी और यात्रियों को वास्तविक समय आधार पर सीट की उपलब्धता और आगमन समय के बारे में अधिक व्यापक जानकारी भी मिलेगी। सरकार का नजदीकी वास्तविक समय में यात्रियों की संख्या की गणना करने और राजस्व रिसाव का पता लगाने के लिए बसों में सेंसर लगाकर हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव है। इन उपायों से टिकट राजस्व में सालाना करीब 150 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। नगर निगम वाले हरियाणा के 9 शहरों और रेवाड़ी शहर में भी सिटी बस सेवा शुरू करेंगे तथा गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में मौजूदा सिटी बस सेवाओं का विस्तार करेंगे। 550 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अग्रिम चरण में है, जिनमें से 175 मिनी बसें हैं। सिटी बस सेवा शहरी स्थानीय निकायों और परिवहन विभाग की साझेदारी में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उम्मीद है कि वर्ष 23-24 में सभी शहरों में ये सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे शहरों में यात्रियों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद में पहला बस पोर्ट चालू करने, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 22 में हुआ था, के अनुभव के आधार पर मैं सार्वजनिक निजी क्षेत्र पीपीपी पद्धति पर गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में 6 नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट और गुरुग्राम में सिटी सेंटर के पास एक सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% छूट मिलती है। मैं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ नागरिक अपने निकट और परिजनों से अधिक बार मिलने में सक्षम होंगे। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सरकार ने एक पहचान बनाई है। चालक लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और रोड परमिट से संबंधित 37 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। मैं परिवार पहचान पत्र और आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके फेसलेस मोड में डीलर पॉइंट पर नए वाहन पंजीकरण सहित ये सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इस पहल से लगभग 73% लोगों को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चालकों को मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। प्रमुख वाहन निर्माताओं की साझेदारी में कैथल, बहादुरगढ़, रोहतक और करनाल में ऐसे 4 संस्थान कार्यरत हैं। 23-24 में भिवानी और नूंह में 2 और ITDR चालू किए जाएंगे। सरकार सड़क इंजीनियरिंग में सुधार जैसे कैट साइज की स्थापना, साइनेज का प्रावधान, दुर्घटना संबंधित मृत्यु और चोटों को कम करने के लिए मोड़ों पर स्पॉट करने सहित सरकार सड़क सुरक्षा पहलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राज्य में नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास के लिए नई पहल की है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार के निर्माण का कार्य चल रहा है और इसमें काफी प्रगति हुई है। करनाल हवाई अड्डे के लिए भूमि की खरीद पूरी हो चुकी है और हवाई अड्डे का निर्माण वर्ष 23-24 में शुरू होने की संभावना है।
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत अंबाला हवाई अड्डे से परिचालन सेवाएं प्रस्तावित हैं, जिसके लिए सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए 20 एकड़ रक्षा भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है। गुरुग्राम में एक हेली हब शुरू करने का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य के लिए 26 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा का उपयोग परिवहन, रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑलिंग तथा चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं के लिए किया जाएगा। सरकार ने हरियाणा में उड्डयन बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए एक नया राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम बनाया है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और इच्छुक पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार का हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेन एयरक्राफ्ट और 1 मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 के लिए बजट में परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 4,131 करोड़ रुपए का आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के अनुमानों पर 11.9% की वृद्धि है। पर्यटन और विरासत क्षेत्र रोजगार के अवसरों और आय सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की साझेदारी में हरियाणा का गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह भारत में इस तरह का सबसे बड़ा पार्क होगा। प्रारंभिक और भूमि की पहचान का कार्य पूरा कर लिया गया है और विस्तृत डिजाइन योजना तैयार की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि अरावली सफारी पार्क की आधारशिला जल्द रखी जाएगी। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को भगवत गीता का सार्वजनिक ज्ञान दिया था, उस स्थान पर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से ज्योतिषर प्रायोगिक केंद्र वर्ष 2023-24 में पूरा होने और जनता के लिए खुलने की संभावना है। ये महाभारत की कहानी के वाचन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। महेंद्रगढ़ जिले में च्यवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल डोसी की पहाड़ी और भारत में केवल 4 विलुप्त ज्वालामुखियों में से एक को एक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। एक अनुभव केंद्र और एक मार्शल स्पोर्ट्स संग्रहालय साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल पार्क और लोहगढ़ किले पर काम शुरू किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की साझेदारी से राखीगढ़ी में एक आधुनिक संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। इस संग्रहालय में सरस्वती सिंधु क्षेत्र की प्राचीन गौरवशाली सभ्यता और परिसर में खुदाई से निकले अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय के वर्ष 2023-24 में चालू होने की संभावना है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। हालांकि मेला स्थल का उपयोग वर्ष में केवल 3 सप्ताह के लिए किया जाता है। सरकार अक्टूबर-नवंबर 2023 में मेला स्थल पर बुनियादी ढांचे का उपयोग दिवाली उत्सव मेला आयोजित करने के लिए दिवाली थीम के साथ कलाकारों, कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे व्यापारी व्यवसायों के लिए मंच प्रदान करने के लिए भी करेगी। वर्ष 2023-24 के बजट में पर्यटन और विरासत क्षेत्र को 323 करोड़ रुपए का आवंटित करने का प्रावधान करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 44.8% अधिक है। राजस्व। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल क्षति की रिपोर्टिंग का सीधा नियंत्रण किसानों को देने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां किसान प्राकृतिक कारणों से खड़ी फसलों के नुकसान की सीधी रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार प्रदेश की मेहनत कर किसानों को भरोसा दिलाती है कि मुसीबत की घड़ी में वह उनके साथ खड़ी है। हरियाणा लार्ज सेल मैपिंग परियोजना का स्वामित्व भाग 25.44 लाख संपत्तियों की मैपिंग के साथ पूरा हो गया है। इतिहास में पहली बार इन संपत्तियों के मालिकों के पक्ष में टाइटल डीड और मालिकाना हक को मान्यता दी गई है। लाल डोरा से बाहर और शहरी क्षेत्रों में भूमि के मानचित्रण की प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना के इस साल पूरा होने की संभावना है और इसके पूरा होने पर राज्य की एक इंच भूमि का मानचित्रण हो जाएगा। एक
आधुनिक तकनीक आधारित भूमि माप प्रणाली स्थापित की जाएगी, जो सदियों पुराने जरीब आधारित मापन का स्थान लेगी। इससे भूमि के माप में अधिक सटीकता और विश्वसनीयता आएगी और विवादों की गुंजाइश कम होगी। सरकार भू अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कई सुधार करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें पुरानी फारसी या उर्दू शब्दावली को बदलना, पीपीपी या आधार को शामिल करने के लिए भू अभिलेख प्रारूप को फिर से तैयार करना, भूमि के उचित बाजार मूल्य के आधार पर कलेक्टरेट निकालने की पद्धति, मजबूत और कुशल संपत्ति लेन देन पंजीकरण प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र, आधुनिक संदर्भ में भूमि कानूनों की रीड्राफ्टिंग और जीआईएस आधारित तकनीक प्रक्रिया का उपयोग करके भूमि की चकबंदी शामिल है। सरकार ने अग्नि सुरक्षा निदेशालय को राजस्व और आपदा विभाग प्रबंधन में हस्तांतरित कर दिया है, क्योंकि अग्नि सुरक्षा अब केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। 250 करोड़ रुपए की लागत से अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे का एक नया विस्तार प्रस्तावित है, जो हाई राइज अपार्टमेंट और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आग से निपटने के लिए अग्नि सुरक्षा निदेशालय की क्षमता में वृद्धि करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अग्निशमन सेवाएं प्रदान की जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भूमि उपलब्ध है, अग्निशमन केंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा। 2023-24 में मैं राज्य में स्थापित आधुनिक और प्रशिक्षित अग्निशमन सेवाओं के लिए सेवा कर्मियों की बढ़ती प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जींद जिले में एक अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा पुलिस को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS के कार्यान्वयन के संबंध में सभी प्रमुख राज्य पुलिस बलों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2021 में हरियाणा 112 परियोजना के शुरू होने के बाद हरियाणा आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र में 86 लाख से अधिक कॉल्स के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इनमें से 12.55 लाख कॉल्स के लिए वाहन डिस्पैच किए गए। वर्ष 2023-24 में मैं स्वास्थ्य और अग्नि आपात स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सरकारी और निजी एम्बुलेंस तथा सभी अग्निशमन सेवाओं को हरियाणा 112 के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव करता हूं। दिसंबर 2022 में औसत प्रतिक्रिया समय वर्ष की शुरुआत में 15 मिनट से कम होकर 8 मिनट 22 सेकंड रह गया है। साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए वर्ष 2022 में 21 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए, जिनमें से राज्य में इन पुलिस स्टेशनों की कुल संख्या 29 हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पुलिस विभाग में अलग कानून व्यवस्था और जांच विंग बनाने के निर्देश के अनुपालन में एक अलग हरियाणा पुलिस जांच काडर को मंजूरी दी गई है। विभिन्न विभागों की बिजली, आबकारी और कराधान, खनन गतिविधियों, सड़क परिवहन उल्लंघनों और अवैध अतिक्रमणों से संबंधित परिवर्तन गतिविधियों में सहायता के लिए पुलिस में परिवर्तन विंग की स्थापना की गई है। वर्ष 2023-24 में हरियाणा पुलिस की योजना अपराध के महत्वपूर्ण दृश्यों का निरीक्षण करने और भौतिक सबूतों को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण द्वारा साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए इसकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित करने का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग से महेंद्रगढ़ जिले के गोलवा गांव में आर्थिक रूप से व्यवहार्य 17.62 मिलियन टन तांबा भंडार स्थापित किया है। ये हरियाणा में पहली बड़ी खनिज संस्थान खोज होगी और सरकार वर्ष 2023-24 में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की योजना लेकर आएगी। सरकार ने भागीदार बैंकों की साझेदारी से विकसित एक पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2020 में खानों की ऑनलाइन नीलामी की शुरुआत की थी। ऑनलाइन नीलामी से सरकार को खनन क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने में मदद मिली है। सरकार एक नया ई-रवन्ना पोर्टल विकसित कर रही है जो खनिज उत्पादन और भंडारण की निगरानी करेगा। खनिज उत्पादन या परिवहन की गलत या झूठी रिपोर्टिंग के माध्यम से राजस्व में होने वाले रिसाव को नियंत्रित करेगा और पटा भुगतानों में देरी के मामले में सूचित करेगा।